हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फ्री कंपटीशन क्लासेस पे वेलकम है। और आज हम जो परसेंटेज का, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था, ठीक है। वो मैंने शीट भी साथ में मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। और साथ में मैंने लास्ट का जो बेसिक एक लेक्चर था परसेंटेज का, वो भी मैंने उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया था। तो मैंने 2 PDF मैंने फाइल उसमें जो है साथ में अटैच किया था, ठीक है। आप लोगों ने उम्मीद है कि देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है, वो उस चीज़ को देखें। और उसी पैटर्न पे मैंने उसमें तकरीबन 29 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैंने उसमें दिया है शीट में, जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया था। आज हम उसी शीट को आगे थोड़ा सा हम उसको क्वेश्चन 11 से हम जो इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस हमें कराना था, ठीक है। हम उस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आराम से सुकून के साथ जो है हम चीज़ों को देखेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने परसेंटेज निकाला था, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन था कि 7.5% ऑफ 3600। तो अब उम्मीद है कि परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज हम कहते हैं किसको हैं, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे किसके बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इफ़ 39% ऑफ अ नंबर इज़ 97.5। मतलब कोई एक नंबर है, ये बता रहा है कि वो नंबर क्या है, 97% है किसका, 39.5 का जो है, आप 97.5 का जो है आपका 39% है, सॉरी। यानी कि ये जो आपका है ये क्या है, 39% है, ठीक है। ये क्या है, 97.5 है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है जो कि 39% है किसका, 97.5 का, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द नंबर। बोला आखिर वो नंबर क्या होगा, यानी कि हमें इसके अंदर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको जैसे परसेंटेज दिखता है वो पूछता है कि नंबर क्या होगा, तो नंबर हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक्स मान ले, वाई मान ले, ठीक है, जेड मान ले, आप कोई भी आप ले लीजिए। तो मुझे मालूम है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हम सबसे पहले जो है परसेंट हम हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब कौन सा नंबर है वो मुझे नहीं मालूम, यानी इंटू एक्स कर दिया, इज इक्वल टू, कह रहा है क्या है आपका 97.5। जब कभी भी इज आता है तो इसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, इसकी जगह इक्वल टू लगाते हैं। हमारा क्या हो गया यहाँ पे 97.5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आंसर, देखिए जैसे कि पॉइंट हमने हटाया, यहाँ नीचे क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब इस 10 से जो है ये 10 टाइम्स ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अभी हमारा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 39x इज इक्वल्स टू 975 इंटू 10 कर देंगे, तो 39x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 9750 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9750 अपॉन 39। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 13 3 3 39 होता है, 3 3 9 3 2 6 कैरी 1 3 5 15 0, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद क्या, ये इससे आपका जो नेक्स्ट नंबर है क्या आपका जा रहा है, तो जा रहा है कैसे, 13 इंटू 2 कितना होता है आपका 26, क्योंकि 39 तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर कितना है 32 है। इसके बाद जब 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैरी कितना आएगा, 6 कैरी आएगा, आगे ऑलरेडी 5 है, यानी कि 65 हो गया। 13 के टेबल में क्या है, 65 कब आता है, 5 टाइम्स आता है आपका, आगे 0 है, हमने 0 लिख दिया। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक्स की वैल्यू बताइए, तो वो हमें एक्स की वैल्यू जो है मालूम चल गया। हम एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 250 आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि इफ 39% ऑफ अ नंबर इज 97.5, तो नंबर क्या होगा, तो हमने नंबर इजिली हमने फाइंड आउट कर दिया। बहुत आसान था, हमने परसेंटेज को देखते ही आप क्या करना, डिवाइड बाई 100 कर देना। अब कोई नंबर पूछ रहा है तो आप उसको एक्स में मान लीजिए, वाई में मान लीजिए, आपके ऊपर है आप उसको क्या कंसीडर करना चाहते हो। बहुत आसान सवाल था, बस क्या तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, वो भी आप यहाँ पे जितना आप जल्दी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको एक स्टेप बताया कैसे डिवाइड हुआ, कैसे क्या हुआ, इसमें आप इसलिए जो है मैंने बाय स्टेप बताया, थोड़ा टाइम लगा। वैसे आप जनरली कैलकुलेशन आपकी, मैंने पहले ही कहा है कि आपका हमेशा मैथ्स का मतलब है कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ ये है कि कम से कम आपको आपके पास याद रखिएगा 3 चीज़ें आपको अभी से जहन में बना लिए कि ये 3 चीज़ें आपको आना चाहिए, स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्या है,
कि कम से कम आप जो है 25 तक जो है कम से कम एटलीस्ट आप जो है टेबल आप उसको याद कर लीजिए 25 तक, ठीक है। इसके बाद जो आप कम से कम जो है 50 तक जो है आप स्क्वायर से याद कर लीजिए। इसके बाद जो है आप कम से कम जो है 25 तक जो है वो क्यूब रूट याद कर लीजिए। ये 3 काम आप जो है अगर आप ये 3 चीज़ आपका मतलब कि है जो कि बेस है, अगर आपको ये 3 चीज़ मालूम है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को कैलकुलेट। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँगा कि ये बताइए 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 45 का क्या होता है तो 2025 होता है, ठीक है। और स्पेशली मैंने स्क्वायर के लिए तो मैंने एक वीडियो भी मैंने जो है स्पेशली एक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए, जिससे आप 5 सेकंड के अंदर आप जो है 5 से 7 सेकंड के अंदर जो उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जो है आप देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आप उससे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। और कंसेप्ट तो है ही है ज़रूरी, फिर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कंसेप्ट आता है, कैलकुलेशन नहीं आता, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। बहुत से बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, डेसिमल में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, चीज़ों को ऐड नहीं कर पाते, ठीक है, प्लस माइनस में उनकी गड़बड़ी होती है, ठीक है। बोर्ड मास के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन उन चीज़ों को नहीं कर पाते, 9th एंट्रेंस में, 6th एंट्रेंस में, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हमारी सीरियसली कितनी आ गई 250 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये आपका 250 होगा। तो अभी जो मैंने शीट में जो क्वेश्चन दिया है वो मैंने इजी से थोड़ा सा एक मीडियम लेवल तक हमने अप्रोच करने की कोशिश की है। अभी उसके बाद हम मॉडरेट से फिर हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन धीरे धीरे आना शुरू होगा आपका, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 11 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं किधर की तरफ, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है गीता स्पेंड्स 45% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। यानी कि बता रहे हैं कि कोई गीता है, ठीक है, कोई गीता नाम कोई लड़की है, ठीक है, या फिर कोई विमेन है जो क्या करी, जो अपना 45% सैलरी जो है अपना खर्च कर देती है, स्पेंड कर देती है, एंड द रेस्ट शी सेव्स। यानी कि 45% सैलरी अपना आप कहते हैं स्पेंड करती, स्पेंड का मतलब क्या खर्च करती होगी। तो हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जब परसेंटेज में खास तौर से हम जानते हैं मैक्सिमम कोई चीज़ कितना परसेंट हो सकती है, 100% हो सकती है, ये बात मैंने बताया। और 100% का मतलब होता है यहाँ पे 1, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम बात करें तो कोई चीज़ 1 है मतलब वो 100% है एक तरीके से, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखा है कि अब गीता ने क्या किया, गीता ने अपना 45% सैलरी तो अपना स्पेंड कर दे रही है, तो इसका मतलब ये 100% में कितना उसने खर्च कर दिया, 45% खर्च कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तो इसमें से बचा कितना होगा उसके पास, यानी कि 55% बचा होगा, ठीक है। अब ये हम बिल्कुल इस तरह से करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेप यूज़ करेंगे तो कंपटीशन के हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उसमें हम टाइम ज़्यादा ले जाएंगे, ठीक है। एंड द रेस्ट शी सेव, बाकी पैसे क्या कर रही है वो बचा रही है, यानी कि कितना परसेंट वो बचा रही है, 55% वो अपने पास बचा रही है। अब आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इफ़ शी सेव्स ₹3600 पर मंथ, यानी कि वो हर महीने कितना पैसा बचा ले रही है, 3600 उसके पॉकेट में हर मंथ जो है बच जा रहा है। कितना बच रहा है उसके पास पॉकेट में, 3600 रुपीज़ जो है वो हर मंथ बचा ले रही है, ठीक है, पर मंथ, पर मंथ मतलब हर महीने की बात हो रही है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट इज हर मंथली सैलरी, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर उसकी मंथली सैलरी है क्या। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जब हमें मालूम है कि 100% जो है और 45% जो उसने क्या कर दिया, उसने ये पैसा जो है वो अपना खर्च कर देती है, ठीक है, इतना परसेंट सेव करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 55% जो है ये किसके बराबर है, इसका मतलब 55% को हम करस्पॉन्ड कर देंगे। करस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि हम सीधे उसको डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन को वहाँ से वहाँ रिलेट कर दें। बहुत आसान है, बस आप चीज़ को देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत आराम से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैं भी चीज़ों को स्लोली कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कम से कम आपको ये बेसिक सारी चीज़ें फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए। तो 55% जो हम किसको करस्पॉन्डेंस कर देंगे 3600 पर मंथ के, ठीक है, यानी कि 3600 के। तो क्यों ना हम यहाँ से जो है 1% की वैल्यू निकाल लें, कितना है, तो 1% के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जाहिर बात 55% के हम 1% क्या करना पड़ेगा 36, अब 3600 है, ठीक है, अब इसका हमें 1% निकालना है, तो 1% के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर बात 36% किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 55% से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब हम 1% यहाँ से निकाल देंगे,
जब 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको 55% से हमें मतलब डिवाइड 55 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ से हम जो भी सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 1% हम यहाँ से निकाल लेंगे, और 1% की यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1% को हम जो सीधे सीधे हम 100% से करस्पॉन्डेंस कर देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है सपोज दैट 350, ठीक है, तो 100% का मतलब होगा कि हम इंटू 100 कर देंगे, तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर 35,000 की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है आपकी निकालने के बाद 1% पे, इस वैल्यू को जो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 100%। तो जब हमें किसी चीज़ की अगर हमें 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैक्सिमम कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो हम सीधे उसको इंटू 100 कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। और वो 100% क्या होगा, वो उसकी जो है 100% पे क्या निकल के आ जाएगा, उसका हमारा एक्चुअल सैलरी जो है वो सैलरी निकल के आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बहुत बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ईजिली जो है इनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 60% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज़, ठीक है। यानी ये बता रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो 60% स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्कूल है, स्कूल की बात हो रही है, उस स्कूल के अंदर जो है 60% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 300, और बोला कि उसी स्कूल की बात कर रहा है कि उसी स्कूल में क्या है कि जो लड़कियों की जो तादाद है, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, वो 300 है। तो बोला कि देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज, बोला कि उसमें आखिर बॉयज़ कितने होंगे बताइए, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ को इसने परसेंटेज में दे दिया और जो गर्ल को जो है क्या दिया, वो नंबर के टर्म में दे। तो ये पूछा कि ये बताइए कि बॉयज़ कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर हम सीधे भी देख के हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम विदाउट यूजिंग पेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमने जो क्वेश्चन दिया था इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है आपका 60% जो है वो क्या है, तो बॉयज़ की तादाद कितनी दी गई है आपकी, कह रहा है कि 60% है, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि जो गर्ल्स को जो नंबर में दे दिया, कितनी गर्ल्स हैं इसके अंदर, 300 गर्ल हैं। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, यानी कि बॉयज़ का हमें बताना है कि आखिर उन नंबर्स बताना है कि बॉयज़ कितने नंबर्स में है, ठीक है। तो यानी कि बॉयज़ जब 60% है तो इसका मतलब आपको इसका मतलब मैं इतना मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है आप बताइए, मैक्सिमम किसी भी चीज़ का 100% होगा, और 100% का मतलब ये है कि अब उसमें 60% बॉयज़ हैं तो हम 60% निकाल देते हैं, तो कितना परसेंट बचता है, 40% बचता है। इसका मतलब क्या है, 40% क्या है हमारे, 40% इसका मतलब 40% को हम लिख सकते हैं किसके बराबर है, इसका मतलब ये 40% जो ये 300 के बराबर है, यानी कि 40% क्या थी, गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम 40 का डबल करें, क्योंकि हमें क्या है, हमें मालूम है कि 60% हमें जाना है, ठीक है, बॉयज़ 60% है तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो 40 का अगर हम जो है 40 का जब हम 40% 300 है तो 60% कितना होगा, तो यानी कि 40 का हमें 20 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो यानी 40 का हमें हाफ लेना। तो जब हम 40 का जब हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी कि इसका हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसी तरीके से जब हम इसको इधर अब जब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो जब 40% में कोई चीज़ अगर 300 है तादाद जो है, तो 20% में कितना होगा वो चीज़, उसका हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 यानी कि 150 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता चल गया कि 20% में कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, और 40% में कितना है, 300 है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे, 60% चाहिए। तो क्या हम इन 60% के लिए मैं 40% और प्लस में 20% को ऐड कर दूंगा, तो क्या मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ का जो है मुझे नहीं मालूम चल जाएगा, क्यों, कैसे पता चलेगा, 40% का मतलब क्या है, 300 है, ठीक है। वो यहाँ गर्ल्स है लेकिन बॉयज़ में भी कितना होगा 40%, वो भी 300 होगा। अब यहाँ 20% का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हाफ हो गया, यानी कि 150 हो गया। इसको आपस में अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 450। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल गया कि 450 बॉयज़ थे, ठीक है। और क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, ये तो मतलब कि हमारा आंसर आएगा 450 इसका, कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो कितने होंगे, 450 होंगे। लेकिन इसको अगर हम और क्या अप्रोच सोच सकते हैं, इसका हम तरीका ये था सोचने का, जैसे कि हमें मालूम है क्वेश्चन के अंदर पहले उसने कह दिया कि 60% जो है बॉयज़ हैं और 300 जो है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। कि बॉयज़ की
नंबर ऑफ मतलब ये बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ये बताइए क्वेश्चन में। तो 60% आपके जहन में ये है कि 60% क्या है हमारा, कि नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब रिमेनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम 100% होता है, तो 100 में से आप 60%, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने ब्रेन में इस चीज़ को जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपका कितना बचता है, 40% बचता है। तो 40% का मतलब है कि 40% की जो वैल्यू दी हुई है आपको, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए, यानी कि कितना दिया आपका, 300 दिया, तो 40% को आप 300 से करस्पॉन्डेंस कर सकते थे, ठीक है। तो जब आपको मालूम है 40% जब 300 है, मुझसे 60% पूछा है, तो मैं 40 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। यानी 20% पे 300 का भी हाफ करना पड़ेगा, यानी कि आपका कितना हो गया, 150 हो गया। तो जब 40% और प्लस 20% और मुझे 60% चाहिए था, तो यानी कि 300 मेरा उधर हो गया, 150 इधर हो गया, तो 300 प्लस 150 कितना हो गया मेरा, 450 हो गया, और 40 प्लस 20 कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। तो 60% की हमें वैल्यू पता चल गई, तो हम इसको ब्रेन के अंदर भी हम इस चीज़ को जो नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बस एक यहाँ समझाने के लिए मैंने चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। और इसको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत एक मतलब जनरल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th एंट्रेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके हिसाब से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। बोला कोई एक नंबर है जो क्या है, कितना इंक्रीज हो गया, 40%, कोई नंबर जो वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब क्या था, किसी चीज का बढ़ना। फिर कह रहा है एंड देन डिक्रीज बाई 40%। उसके बाद क्या कह रहा है, वही नंबर क्या हुआ, फिर डिक्रीज होगा, कितना, 40% डिक्रीज हो गया, यानी कि वो चीज़ डाउन हो गई। पहले इंक्रीज हुआ 40%, फिर 40% डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये पूछा, ये बताइए कि आखिर ओवरऑल नेट, कभी भी क्वेश्चन में अगर नेट वर्ड यूज कर दे तो नेट वर्ड का मतलब ये होता है कि आपसे वो पूछा कि आखिर जो ओवरऑल जो इस एंटायर प्रोसेस में क्या हुआ, इस एंटायर प्रोसेस के अंदर जो है आखिर लॉस हुआ, मतलब कि डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप ध्यान रखेंगे, हमेशा एक चीज बिल्कुल जहन में बना लीजिए कि कभी भी कोई चीज, पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो है क्या हुआ, 40% जो है क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ। ये सिंबल जो मैं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है इंक्रीज, इसको आप जहन में रखिएगा, ठीक है, ये सिंबल है। इसके बाद जो है 40% क्या हुआ, फिर बाद में आपका डिक्रीज हो गया। तो ये नीचे की तरफ एरो का मतलब क्या है, ये डिक्रीज का साइन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो कभी भी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, और मुझे इसमें बताना क्या है, इसमें मुझे ये बताना है कि नेट क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, मतलब ओवरऑल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन कई मरतबा जो स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, डबल स्टार आप इस क्वेश्चन में कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है हमें आपको 9th एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये क्वेश्चन तो MBA तक में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इस तरह का एप्टीट्यूड में, MBA MSW MHRM वगैरह में, इसके पेपर में, एंट्रेंस में, ठीक है। तो 9th एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मुश्किल से मैं मान के चलता हूँ कि आपको 4 से 5 सेकंड लगेगा इस सवाल को करने में, ठीक है। इसका एक टेक्निक भी है करने का, और क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि जो है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आप मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को आप हिट कर पाएंगे, क्योंकि तभी आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हर कोई दिन रात एक में कर दे रहा है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्पेशली AMU जामिया, ठीक है। तो उसी में आपको भी क्वालिफाई करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो स्मार्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन के लिए, देखिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी कोई चीज़ अगर सेम रेट से इंक्रीज होती है और सेम परसेंट से अगर डिक्रीज होती है तो उसमें हमेशा डिक्रीज होता है। पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, क्या होगा, यानी कि जब कभी भी कोई चीज़ सेम रेट से अगर इंक्रीज होगी और सेम रेट से अगर क्या होगी, कोई चीज़ अगर डिक्रीज होगी, तो हमेशा उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमेशा जो है उसका आंसर जो है डिक्रीज में आएगा, ऑलवेज। इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि हमेशा डिक्रीज में आएगा। तो अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपको तरीका नहीं आता है और क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अगर इंक्रीज का उसमें 3 ऑप्शन दिख रहा है और एक ही ऑप्शन सिर्फ डिक्रीज का है, तो आपको तो आंख बंद करके डिक्रीज के साथ आपको ऑप्शन के साथ चले जाना है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर जो है सब में डिक्रीज दिया तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसमें 2 में इंक्रीज दिया हुआ है तो वो दोनों को आप फौरन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें कम टाइम से सॉल्व करना है, दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। अगर 2 में आपको डिक्रीज दिया हुआ है तो उसमें उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके 50% चांसेस हैं 2 ऑप्शन में से आप कोई एक टिक करेंगे, ठीक है। तो डू और डाई वाला,
केस हो जाएगा, मतलब अगर आप हो सकता है कि आपको सही लग जाए तो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक सही, क्यों 4 ऑप्शन में 25% चांस होता है सही होने का, 3 ऑप्शन अगर है तो 33.33% चांस है सही होने का, लेकिन अगर 2 ऑप्शन है तो आप उसमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चन सही हो जाए। तो डिक्रीज अगर आपका 2 दिख रहा है तो फौरन उसमें जो है इंक्रीज दिख रहा है 2, तो आप फौरन उसको एलिमिनेट कर दिए, 2 डिक्रीज में से आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास लास्ट टाइम आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को अप्रोच तो, ठीक है। और अगर 4 के चारों डिक्रीज में तब तो आपको सॉल्व ही करना, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन अगर 3 इंक्रीज में तो तीनों एलिमिनेट करिए, डिक्रीज वाले के साथ आप ऑप्शन के साथ आंख बन कर आप उसके साथ चले जाइए, उसको टिक कर दी, वही आपका आंसर होगा। तो इस केस में क्या होगा, किस तरह से हमेशा डिक्रीज होता है, जब कभी भी सेम रेट से इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कैसे, मैक्सिमम परसेंट हमने मान लिया, मैक्सिमम परसेंट हमारा कितना होता है, हमने मान लिया मैक्सिमम परसेंट हमारा 100 होता है, और 100% से पहले कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 40% इंक्रीज हुआ, तो जब 40% जब पहले इंक्रीज हुआ होगा, तो यानी जब 100 पे जब 40% जब इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वही नंबर क्या हुआ, इसके बाद ये जो वैल्यू आ गई, इसके बाद क्या हुआ 40% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यानी कि अब मुझे इसका 40% निकालना पड़ेगा, इसका मुझे 40% निकालना पड़ेगा, तो 40% जब मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 40%, आपका 56 आ जाएगा। अगर आप निकाल के देखेंगे कैसे निकालेंगे 40% 56 कैसे, अब इसका 10% कितना होगा, जीरो हटा दिए 14 हो गया, 10% आप कितना हो गया यहाँ पे, 10% आपका 14 हो गया, और 40% कितना हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू 4 हो जाएगा, तो सीधे सीधे कितना आपका 56 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब जब यहाँ आपका 56 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका 84 हो गया, कितना हो गया 84, क्यों 140 में से जब आप 56 को आप जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आपका सीधे सीधे यहाँ पे 84 आ जाएगा, यानी कि जब 40% आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि आपका यहाँ प्लस 40 हुआ होगा, तो यहाँ पे आप कितना आया होगा 140 आया होगा। फिर जब ये 140 पे जब 40% जब डिक्रीज हुआ तो आपका 56 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 140 का जब आप 140 जब 40% आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 56 आएगा, मैंने कह दिया 10% का मतलब क्या है 14, एक जीरो हटा दिए तो आपका 10% आ गया, 14 आ गया, जब 10% पे 14 है तो 40% में कितना होगा 14 इंटू 4 होगा, यानी कि आपको कितना आ गया 56 आ गया। तो जब आपका यहाँ पे 56 आएगा, जब आप 140 को 50 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 84 आ जाएगा, यानी कि अब आप देखिए कि पहले इनिशियल में क्या था आपका, यहाँ पे इनिशियल आपका 100% था, 100% से कहाँ चला गया आपका 84 पे चला गया, तो आप खुद बताइए जब पहले 100 था और अब आपका 100 से 84 हो गया तो क्या इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो जब ये चीज़ डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 100 में से हम क्या करेंगे 84 को माइनस कर देंगे, और जब 100 में जब 84 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 16 बचेगा। तो इसका मतलब जो 16% क्या हो गया आपका आंसर जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि 16% से आपकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16%, ठीक है। और इसके लिए एक बहुत ही और ज़्यादा जो शॉर्ट तरीका वो ये है कि एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जब, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होना चाहिए और सेम रेट से डिक्रीज होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 40% से इंक्रीज हो रहा है और फिर 30% से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नहीं, अगर यहाँ 40 से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो 40 से ही डिक्रीज होना चाहिए, पहले डिक्रीज भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले डिक्रीज हो जाए बाद में इंक्रीज हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पहले अगर इंक्रीज हो जाए बाद में डिक्रीज हो जाए जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों केस में वैलिड है, लेकिन शर्त यह है कि ये आपका सेम होना चाहिए, यहाँ 40% है तो यहाँ पे भी उसी रेट से आपका इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। तो उस केस के लिए क्या है, उस केस के लिए आपको जो है यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट तरीका है, वो शॉर्ट तरीका के अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें आपको इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत आराम से सुकून के साथ, ठीक है, बिल्कुल एंजॉय करके मैथ्स को पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है, और आपकी अप्रोच स्मार्ट हो सके, ठीक है, अप्रोच आपकी बेटर हो सके। तो इस केस में हमारा क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सीधी बात है, आप ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर अपॉन आपका होता है फॉर्मूला 100, क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स का मतलब इस यहाँ से हम क्या मतलब कि एक्स का मतलब ये है कि जो आपका जिस रेट से कोई चीज़ अगर बढ़ रही है या घट रही है, हम सीधे हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आपका आंसर 40 है, 40 से आपका इंक्रीज हो रहा है, 40 से डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या किया 40 यहाँ पुट कर दिया, तो 40 का स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर क्या, इसको करने में टाइम लगेगा क्या 40 का स्क्वायर, भाई जाहिर सी बात है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 40 के स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40 कह रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा 40 इंटू 2 हो गया ये 80 हो जाएगा, नहीं, 40 का स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब हमेशा उसी नंबर को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, पावर हमेशा ये डिनोट करती है
इस पावर का मतलब है कि उसी नंबर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो वो आपका क्यूब हो जाता, तो क्यूब के केस में क्या होता है, उस नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 40 का स्क्वायर यानी कि इसी नंबर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। हमेशा इस तक में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट्स को, कि वो इस तक में गलत करके चले आते हैं कि 40 का स्क्वायर मतलब वो 80 समझ के, और आपको ऑप्शन 80 मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका है, वो जानता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है, उसी के हिसाब से ऑप्शंस को सेट किया जाता है। ठीक है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एएमयू के अंदर तो खास तौर से पेपर बहुत अच्छा सेट होता है, ऑप्शंस को उसी के हिसाब से रखा था कि कहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर सकता है। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 हो गया, अपॉन क्या हो गया हमारा 100। तो जब हम 40 इंटू 40 करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, इसका तो आपको याद करें, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है। अब ये 0 है तो ये 2 0 आगे लग जाएगा इसका स्क्वायर में, अपॉन क्या हो गया हमारा 100, ये 2 0 से क्या हो गया, सीधे सीधे 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे यहाँ क्या बचा, सिर्फ 16 बचा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 16% क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब कभी भी सेम रेट से आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो हमेशा उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर हमारा डिक्रीज में आएगा। तो अब आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि 60% इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, यानी कि 60% आंख बंद करके आप कह सकते हैं 60% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि सेम रेट की बात हो रही है इस केस में। तो ये 16% से यहाँ पे कह सकते हैं डिक्रीज हुआ। अब आप बताइए क्या इस क्वेश्चन में क्या मतलब बहुत टाइम लगता है क्या, अगर आपको फॉर्मूला मालूम, एक टेक्निक पता होती कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 फॉर्मूला आता है, आप अपने जहन में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते थे कि 40% इधर दिया हुआ है, 40% से इंक्रीज हो रहा है, 40% डिक्रीज हो रहा है, तो 40% आप सीधे 40 ले आके पुट कर देते हैं वहां पे, तो 40 का स्क्वायर सीधे आपके जहन में क्रिएट हो जाता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, आप 2 0 लगा देते और नीचे 100 हो जाता है आपका, तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाता है, 16 ऊपर बच जाता है, 16 आपका आंसर। तो इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, लेकिन अब कंसेप्ट मैंने आपको एक बता दिया, इसका एक तरीका बता दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने तरीका बताया, ये मैंने वो तरीका बताया, इसमें चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, चाहे सेम रेट से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आप ये तरीका आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें मैंने 100% लिखा लिया, मैंने मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, कह रहा पहले 40% बढ़ा था तो मैंने इसका 40% मैंने इसका इंक्रीज किया, तो 100 का जो 40% होता है वो होता है वैल्यू 40, मैंने 40 100 में ऐड कर दिया तो 140 हो गया। फिर कह रहा है कि 40% डिक्रीज हो गया यानी कि डिक्लाइन हो गया, तो जब 40% जब डिक्लाइन हुआ तो इसका मतलब इसका 40% डिक्लाइन हुआ 140 का, तो जब 140 का जब 40% निकालेंगे तो 56 आ जाएगा, तो 140 में जब 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से इस वाली वैल्यू को, ये हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी आपकी यहाँ पे, इसको हम फाइनल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे इस चीज़ को, तो इनिशियल हमारा 100 था, अब हमारा कितना हो गया 84 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीधे दिख रहा है कि इसका मतलब कितना हो गया हमारा 60% डिक्रीज हो रहा है, हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया सीधे सीधे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो है ये बहुत एक शॉर्ट तरीका था इन चीज़ों को करने का। ठीक है, बहुत इस तरह ये क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम में आपके 9th एंट्रेंस में कई बार रिपीट हुआ, आपका इवन 11th एंट्रेंस तक में इस क्वेश्चन को जो है कई बार रिपीट किया गया। इस तरह इस पैटर्न पे, इस बेस्ड पे जो क्वेश्चन आया, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया। बीए तक में आपका क्वेश्चन, एमबीए, एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू तक में सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो 5 सेकंड के अंदर आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और डबल स्टार मार लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% टू पास। ठीक है, बोला कि एक एग्जाम है, ठीक है, जाहिर सी बात है जो परीक्षा जो हम देते हैं, एग्जाम देते हैं, बोला एग्जामिनेशन में क्या वन रिक्वायर 40, बोला कि एक कोई जाहिर सी बात किसी के बारे में बात हो रही होगी, बोला कि उसको पास करने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए उसको पास करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 40% वैसे पासिंग मार्क्स भी होता है, ठीक है, कहीं 35% भी होता है। रिजवान गेट्स 175 मार्क्स एंड फेल्स बाय 25 मार्क्स। ठीक है, अब ये बात करें किसी रिजवान की, ठीक है, उन्होंने कहा कितना उनको मार्क्स मिला, उनको 175 मार्क्स मिला, और वो कितने नंबर से फेल हो गए, 25 मार्क्स से फेल हो गए। ठीक है, एंड फेल्स बाय 25 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या है, यानी कि आखिर उनको टोटल मार्क्स कितना था जो पेपर जो हुआ, जैसे होता है कि हम लोग का मार्क्स टोटल किसी का 600 होता है, किसी का 800 में से कुछ मार्क्स आता है, किसी का 1000 में से आता है, किसी का 500 में से आता है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही एक शॉर्ट मतलब कि अप्रोच से कर सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत जनरली सोच सकते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा तो आप भी इस चीज़ को, उस अप्रोच को यूज़ करना समझ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से जो है हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम लेवल आपका इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लाने की कोशिश करेंगे। इसमें तो अभी बहुत मैंने मीडियम लेवल के स्टार्टिंग के दिए,
इसके बाद हम क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यही दिया हुआ था कि कोई एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या था, उस एग्जाम में ये कहा गया कि कोई एक स्टूडेंट था रिजवान, ठीक है, बच्चा था, जिसने कितना मार्क्स उसको मिला, उसको 175 मिला, 175 मार्क्स मिला उसको, ठीक है। और 25 मार्क्स से जो है वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। और ये कहा गया कि 40% जो था वो क्या था हमारा, 40% हमारा जो था वो पासिंग मार्क्स था। क्या था हमारा, 40% हमारा पासिंग मार्क्स था स्कूल के हिसाब से एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आप खुद बताइए, जब एग्जाम में उसको 175 मार्क्स मिला और 25 मार्क्स से फेल हो गया, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें टोटल पता चलेगा कि पासिंग मार्क्स कितना था। तो 175 जो 25 को जब हम ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 175 और प्लस 25, यानी कि हमारा सीधे सीधे 200 मार्क्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 मार्क्स आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि यानी कि 200 मार्क्स क्या हो गया उसका पासिंग, क्योंकि 25 नंबर से वो फेल हुआ था, इतना मार्क्स उसको मिला था। तो अगर हम दोनों को आपस में अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें सीधे सीधे ये चीज़ पता चल जाएगी कि आखिर उसको पासिंग मार्क्स जो था, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था उसको, यानी कि 200 पासिंग मार्क्स चाहिए था उसको पास होने के लिए। तो इसका मतलब, और पासिंग मार्क्स परसेंटेज के टर्म में क्या दिया हुआ है आपका, 40% दिया हुआ है। तो हमें सीधे पता चल गया कि 40% जो था किसके करस्पॉन्ड हम कर सकते हैं, 200 के बराबर कर सकते हैं, 200 मार्क्स के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है किसी भी चीज़ का, मैंने कहा था जैसे आपका क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या बताना, 100% बताना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 100% तक पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, 40 का डबल कितना होगा हमारा, 80% हो जाएगा। कितना होगा 40 का डबल, 80% हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें जाना है सीधे सीधे 100% तक जाना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सोचेंगे तो ज़्यादा होगा। अगर हम इसको जनरल मेथड से करेंगे तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को समझ, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने कुछ तरह क्वेश्चन इस किसी कंसेप्ट की तरह मैंने बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो 40% जो करस्पॉन्डेंस है वो किसके, 200 मार्क्स का करस्पॉन्डेंस है। अब 40% से हमें कहाँ जाना है, 40% से हमें जाना है 80% की तरफ, यानी कि जब हम 40 से 80% पे जाएंगे तो 40 का डबल ही तो है, जस्ट क्या इसका डबल है, यानी कि इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे। तो 40 का डबल कितना होता है 80, और 200 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 400 मार्क्स हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तो हम कहाँ तक पहुँचे, 80% तक पहुँचे, लेकिन हमें पहुँचना कहाँ तक है, 100 तक पहुँचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं 40 का हम यहाँ अगर हाफ कर दें तो इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो 40 का हाफ कितना होगा हमारा, जाहिर सी बात है कि 20% होगा 40 का हाफ। और जब इसका हाफ होगा तो यानी कि डिवाइड बाई 2 होगा। तो जब यहाँ पे हम इस नंबर को जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, जब इसका हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ होगा डिवाइड बाई 2, यानी कि 20% पे कितना मार्क्स होगा, यानी कि 100 मार्क्स होगा, ठीक है। और जब हमें पता चलेगा 80% पे 400 मार्क्स है, 20% पे 100 मार्क्स है, तो टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे आपस में 80 प्लस 20 तो कितना हो गया, 100% मार्क्स हो गया। और 400 प्लस 100 मार्क्स कितना हो गया हमारा, 500 मार्क्स हो गया। तो सीधे सीधे तो अब हमें ये चीज़ पता चल गया कि यानी कि जो वो पेपर जो एग्ज़ाम जो हुआ उसका, उसमें जो टोटल जो मार्क्स था पूरा, यानी कि कितने मार्क्स का उसका था, 500 मार्क्स का था, जो पूरा जो एग्ज़ाम था उसके अंदर, ठीक है। जिसमें से रिजवान को सिर्फ 175 मिला और 25 मार्क्स से जो है वो बच्चा फेल हो गया। तो यहाँ पे जो है हम इस चीज़ को जो है यहाँ पे बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सीधे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो और अगर हम जहन के हिसाब से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या किया, फ़ौरन हमने इसको आपस में जोड़ दिया, तो ये 40% के हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया, तो 40% से हमारा ये निकल के आ गया। और यहाँ तरीका था कि आप 1% की वैल्यू निकाल लेते, अब आप 100 की भी निकाल सकते थे कि आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेते, तो 1% की वैल्यू निकल जाती, आप उस इंटू 100 कर देते तो वहाँ पे आपका 100% निकल जाता। लेकिन मैंने क्या किया, जब 40 का डबल कर दूंगा तो मुझे मालूम है 40 का डबल कर दूंगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 80 हो जाएगा डबल तो 200 का डबल 400 हो जाएगा। अब फिर मैंने अब 80 तक तो पहुंच गया, तो 100 तक भी पहुंच जाऊँ, क्यों, क्योंकि मैं 40 का हाफ कर दूंगा। फिर जब 40 का हाफ करूंगा तो 20 हो जाएगा, 200 का हाफ करूंगा कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा, 80% प्लस 20% हमारा कितना हो गया, ये हमारा 100% हो गया। जब ये हमारा 100% हो गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400 प्लस 100, ये हमारा 500 हो जाएगा। तो सीधे सीधे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम जो मार्क्स होगा जो ऑब्टेन किया एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना होगा 500 मार्क्स होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। एटलीस्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये कम से कम ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे चीज़ें जो है और ज़्यादा थोड़ी सी मतलब कि उसका लेवल थोड़ा सा हल्का सा अप होगा, तो क्वेश्चंस को समझने में इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो बहुत, अब इसमें कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगता है सॉल्व करने में। अगर आप जनरल अप्रोच, अगर आप वो अप्रोच यूज़ करते इस क्वेश्चन के अंदर, तो मे बी इट विल टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स। लेकिन अगर वहीं 10 सेकंड में सवाल हो जा रहा है, 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट की जगह 25 सेकंड में हो जा रहा है,
तो भी बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है इस चीज़। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इन सारी चीज़ों। और बाकी जो मैंने पैरामीटर बता रहा हूँ कि आप 25 तक, आप 50 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 25 तक क्यूब रूट याद कर लीजिए, 25 तक टेबल याद कर लीजिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच रिक्वायर स्पेशली ड्यूरिंग सॉल्विंग द एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज परस्पेक्टिव टू द मैथमेटिक्स। ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा जो है, it requires concept as well as calculation, both things, and then after application, and then after we utilize the tricks where we use or where we require। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से बिल्कुल सुकून साथ पढ़िए। ठीक है, अभी इसमें अभी 4-5 लेक्चर भी और होगा परसेंटेज के ऊपर। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जो है आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी तरह का कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन आएगा, आप उसको बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को, मैक्सिमम 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन के अंदर। इवन एमबीए तक में क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक है, 9th के हिसाब से भी क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पैटर्न पे आप इन चीज़ों को समझना शुरू करिए और धीरे धीरे, बिल्कुल मैंने बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया। मेरा मकसद क्या है कि बेसिक टू एडवांस, मकसद ये कि आप पहले बेसिक से मुझे एडवांस की तरफ लेके जाना। तो मतलब जीरो से लेके, जाहिर सी बात है कि ये चीज़, ये सरफेस यहाँ जीरो है, तो जीरो से मुझे अब तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, अब थोड़ा सा हम स्पीड भी, अब अभी तो मैं बहुत आराम से पढ़ा, तो कोशिश करेंगे आगे हम जो है थोड़ा सा स्पीड को हल्का हल्का मैं भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि जो है, अब उम्मीद करूंगा जब तक कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी रितु स्पेंड्स 40% ऑन हाउस। बोला है कि मतलब जो उसकी जो पूरी मंथ की जो सैलरी थी, उसमें से क्या किया उसने, 40% जो है उसने अपने हाउस होल्ड पे, जो है अपना हाउस रेंट पे उसने स्पेंड किया। किस पे स्पेंड किया? हाउस रेंट पे। जाहिर सी बात है कि अब वो कहीं किराए के घर में रह रही होगी। ठीक है, तो किराए के घर पे रही होगी, तो वहाँ कह रहा है कि जो उसकी जो मंथली जो सैलरी थी, जो हर महीने वो पैसा जो कमाती थी, उसमें से वो 40% का जो पैसा था, वो अपने सिर्फ किराए में जो इसका चला जाता था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें 40% जब इस क्वेश्चन में चला गया, इसके हिसाब से अब आगे क्या दिया, एंड 50% ऑफ द रेस्ट। ठीक है, और बाकी क्या कि जो 50% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि 50% कहाँ यूज करती है। ठीक है, इसमें यही थोड़ा सा बस लैंग्वेज में हल्का सा ट्विस्ट है, और बस वहीं पे यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत होने के चांस, और आपको ऑप्शन भी सही मिलेगा, पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा जो आप जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में कि 40% हाउस रेंट पे हो गया, नहीं 50% वो हो गया, नहीं सिर्फ 10% उसके पास बच रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि 50% ऑफ द रेस्ट, यानी कि अब आप बताइए, जब 40% जब उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास, यहाँ पे 60% बचा होगा। अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे 40% को, तो कितना बचेगा? 60%। तो ये 60% जो बचा, इसका उसने 50% हाउस होल्ड में खर्च किया। तो यानी कि जब हम 60% का जब हम 50% निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका 50% कितना होगा? हमारा 30% होगा। इतना जो पैसा था, इतना पैसा जो है क्या हुआ, उसने खर्च किया होगा। ठीक है, किस पे खर्च किया? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब जो उसके घर के जो जरूरत के जो सामान जो थे, ठीक है, किचन का सामान हो, ठीक है, चाहे उसका सब्जी हो, ठीक है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर हो, वो सारे एक्सपेंडिचर जो 50% थे, बाकी बचे हुए एक्सपेंडिचर में थे। तो 40 उसने किराए में दे दिया, अब बचा कितना परसेंट? 60%, 60%। अब 60% का उसने 50% जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया। तो जब 60% का जब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर उसने खर्च कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 60% का जो है 50% कितना होगा? 30% होगा। अब क्या करें? इफ शी सेव्स ₹10,500, इसका मतलब कितने पैसे बचा रही है अपने पास? 10,500। कितना बचा रही है? 10,500 बचा रही है। अब पूछा कि मंथली सैलरी क्या होगी। अब आप ये बताइए, जब आपको पता चल गया यहाँ पे कि 30% जो है आपका यहाँ बच रहा है, 50% का हाफ कितना होगा? 30%। तो इतना 30% उसने और कहाँ पे? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च कर दिया होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे उसने खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी कितना बचा उसके पास? 30% बचा। और उसके पैसे के टर्म्स में कितना बच रहा है उसके पास? रुपीज इतना पैसा बच रहा है, 10,500। तो जब 10,500 30% में बच रहा है, तो वो पूछा है कि मंथली सैलरी उसकी क्या होगी। और जब मंथली सैलरी का मतलब क्या है, अब जाहिर सी बात है मंथली सैलरी का मतलब क्या है, यानी कि मैं 100% की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूँ? 100% की बात कर रहा हूँ। तो या तो मैं यहाँ से क्या कर दूँ, 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या कर दूंगा?
1% की वैल्यू निकालूंगा, और जब मैं यहाँ पे 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 1% पे ये 2 जीरो आप हटा देंगे यहाँ से, तो ये 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कितना हो गया, हाँ तो इसमें क्या था, इसमें यहाँ 30% हमारा कितना हो गया, 10,500 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या, जब 30% हमें, तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पहुँचना कहाँ, यहाँ पे हमें 100% पे पहुँचना है। जब 100% पे पहुँचना है तो हम सीधे यहाँ कह सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक 1% का निकालेंगे। जब हम 1% का निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ये जीरो दिख रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 3 से हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, जीरो, यानी कितना आ गया 350। जब 1% पे हमारा 350 आ गया तो 100% पे कितना आएगा, तो 350 इंटू हम 100 कर देंगे, जब 100 का कितना आ जाएगा, 35,000 आपका आ जाएगा। तो यानी कि 35,000 रुपीज़ जो है ये उसकी क्या होगी, हमारी मंथली सैलरी होगी। उसकी कितनी सैलरी होगी, यानी कि 35,000 उसकी मंथली सैलरी थी, जिसमें से कि वो 40% जो है अपने हाउस रेंट पे देती थी। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था, यानी कि 60% जो अमाउंट बचा था उसमें से वो 50% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर खर्च करती, और बाकी जो 30% था वो उसके इक्विवेलेंट हमने कर दिया 10,000, जो वो हर महीने अपने पास सेव करती थी रितु। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल स्टार मार्क। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को जो है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें हम आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमने कोशिश किया, काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों को बताने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप जब तक देखिए, और मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये सवाल इस साल में भी हो सकता है कि आपके 9th एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। इवन MBA तक में क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखा जाता है, इस तरह के एप्टीट्यूड लेवल के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, SSC CHSL वगैरह के, ठीक है, वो सब एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बस समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाई 25%। ठीक है, बोला कि एक जो है शुगर है, क्या हुआ, शुगर में भाई चीनी हर कोई जानता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि पहले 100% रहा होगा, कह रहे हैं कि उसका जो शुगर का जो प्राइस था, शुगर का प्राइस वो 25% क्या हो गया, अप का मतलब जाहिर सी बात है बढ़ा होगा। तो जब किसी चीज़ पर 25% बढ़ेगा तो 100 का जब 25% मतलब क्या है, यानी कि +25 हमें ऐड कर देंगे इसमें। जब 125 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 125 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन सेम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम आखिर जो मतलब कि जो हाउसवाइफ है वो क्या करे, वो कितना मतलब कि परसेंट कम करे कि जिससे उसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब क्या, जो उसकी खपत है, ठीक है, जो उसका यूज हो रहा है, जो घर के अंदर जो यूज करी, वो यूज क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, सेम रहे, मतलब उसके एक्सपेंडिचर पे, उसके पॉकेट पे कोई लोड नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि अगर वो पहले भी अगर 100 रुपये खर्च कर रही थी तो वो आज भी चाहे 25% बढ़ जाए, चाहे 50% बढ़ जाए, उसके बाद भी क्या करे, उसके पास 100 ही रुपये वो हैं, और वो 100 रुपये उसने फिक्स कर रखा है उस क्वेश्चन के हिसाब से कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो 100 ही रुपये खर्च करेगी चीनी पे। ठीक है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी ये कहना चाह रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास पैसा उतना ही है, तो आखिर उसको कितना परसेंट अपना जो है खपत थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि पहले अगर प्याज जो है 50 रुपये किलो थी और अब अगर 100 रुपये किलो हो गई है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपका पॉकेट उतना ही है, आपके पास पैसा उतना ही है, आपने उतना ही फिक्स कर रखा है उस चीज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा खाने का था, जहाँ हम 2 प्याज जहाँ हम 4 प्याज यूज़ करते थे, जहाँ हम 4 प्याज की सब्जी बनाया करते थे, हम क्या करेंगे, अब सिर्फ हम 2 प्याज की सब्जी बनाएंगे, यही तो कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तभी तो हम उस चीज़ कंजम्पशन कर, तो अभी कह रहे हैं कि हमारे पॉकेट पे क्या खर्च ना पड़े, कि हमारा पॉकेट पे उतना ही रहना चाहिए, सेम रेट होना चाहिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात बताइए, अब 100 से 125 हो गया, तो यानी कि यहाँ 25 का जो लोड बढ़ गया, तो यानी उसका कहने का मतलब कि यानी पहले जब 100% था तो वही 100% यहाँ पर भी होना चाहिए। तो वही 100% यहाँ कब होगा, वही 100% जब होगा, यानी कि हम इसमें से क्या करेंगे, जब 25 को अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 25 को माइनस करेंगे, 25% नहीं, 25 को अगर हम माइनस करें, तो अब ये माइनस जब 25 करेंगे तो 25 कितना परसेंट होगा यहाँ तक 100 तक पहुँचने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 12.5 होगा। जब 10% का 12.5 होगा तो हम उसका डबल करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। यानी कि अगर हम 20% अपनी खपत को अगर हम कम कर दें, कंजम्पशन को, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर जो होगा सेम होगा। उन जो हाउसवाइफ है उनको 20% अपना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा,
ठीक है, यानी कि उनको 20% कंजम्पशन जो डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर पाएंगे अपने एक्सपेंडिचर को, तभी उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रह पाएगा। ठीक है, और बाकी इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 25 उसको कम करना है, कितने पे कम करना है 125 पे, 25 कम करना है तो इंटू 100 हम इसमें कर सकते थे। ठीक है, तो 25 1 जा 25 5 जा 5 2 जा 10, कितना आ गया हमारा 20%। तो ये 20% क्या होना चाहिए, ये 20% जो है इस रेट से उसको अपने खपत को जो है कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन, क्या कहते हैं कंजम्पशन, उस चीज़ को उसको कम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली 9th एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जितना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया 9th के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंट्रेंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी जो शीट में आप क्वेश्चंस को आप भी करिए सॉल्व। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 17 तक इसमें कवर अप किया है, 29 तक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो बाकी जो पूरी शीट है आपको उस पूरी शीट को हम डिस्कस करें, फिर हम नेक्स्ट शीट जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट शीट हम अपलोड करें। ठीक है, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, बिल्कुल आग लगा दीजिएगा एकदम पेपर में, ऐसा मतलब कि क्वेश्चन आपको जो है आपका कोई भी एक क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, ये समझ लिए बिल्कुल मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे। उम्मीद करूँगी सारे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सुकून से आराम से पढ़िए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोशिश करिए। ठीक है, और मैं इसमें अपना व्हाट्सअप जो है नंबर भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा इसमें लिंक के साथ में। ठीक है, आपका अपना कोई क्वेश्चन है, कोई सॉल्यूशन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये भी मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो आप उससे मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जो है आप मेरे चैनल और स्पेशली ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आप फ्रेंड सर्किल में हैं जो नहीं जानते हैं इस चैनल को, जो फ्री में हम तैयारी करा रहे हैं इस चीज़ को, फ्री कंपटीशन क्लासेस की तरफ से, तो कोशिश करिए कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, उनको शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए ताकि अदर्स जो है ले सकें। जिनको कभी इंटरेस्ट नहीं था, आई होप कि वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, और वो मंजिल दूर नहीं है, आप मतलब चंद कदम दूर हैं, बस आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं, और हमने इस चीज़ को इनिशिएट लिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को पूरा मुकम्मल करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।